जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्लास 10 का सब्जेक्टिव का काफी आप लोग का डर रहता है कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कहाँ से करें कैसे करें। ये आप लोग के मन में बहुत डर रहता होगा, तो आज हम लेके आए हैं 10 पूरा 10 क्वेश्चन आप लोग का जो सब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम कोई नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं, नहीं, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पिछले से पिछले एग्जाम में पूछा हो। जैसे ये क्वेश्चन है 2016 2019 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। जैसे 2022 में पूछा तो ये 3 साल हो गया है, तो ऐसा चांस रहता है कि आप लोग का यही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में दे दे, तो बहुत चांस रहता है। तो इसका 10th का सोशल साइंस का आज हम लोग बात करने वाले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के कोई 5 कारण लिखिए। अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया कि 1857 के 5 जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका 5 कारण लिखना है आपको। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कि 1857 विद्रोह के 5 कारण निम्नलिखित हैं। अब उसका पहला कारण हम क्या लिखेंगे, पहला कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, अंग्रेज ने जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों को अत्यधिक शोषण शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। इसलिए भारतीय किसान इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। अब हम लोग तो ये पढ़ लिए, अब हम लोग समझ में नहीं आया तो बता दिए तो फिर रटा रटाया हो जाएगा। अब इसको समझेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या, जमींदारी व्यवस्था। क्या है जमींदारी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था में होता था ये कि जैसे मान लीजिए आपका जमीन है, अंग्रेजों का उस समय शासन चलता था, तो आपका जमीन है, आप वहां खेती कर रहे हैं, आप अनाज उगा रहे हैं और आपसे अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स लेता था। ये था जमींदारी व्यवस्था हो गया। इसी तरह बहुत प्रकार के महलवारी व्यवस्था भी था, इसमें भी टैक्स लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी टैक्स लिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त मतलब आप जहां रह भी रहे हैं वहां का भी टैक्स ले रहा है। बहुत अनेकों प्रकार के टैक्स लेते थे अंग्रेज। इसी कारण भारतीय नागरिक जो है इसका काफी खुल के विरोध किए। भारतीय नागरिक इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे कि अंग्रेजों के द्वारा ये किया जाता था, तो अंग्रेज लोग तो बहुत भारतीय नागरिकों को शोषण करने लगे। इसी कारण इसका 1857 का ये पहला कारण था विद्रोह होने का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कारण क्या आप लोग का, अंग्रेज ने सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। अब देखिए यहाँ तो हम लोग सब पढ़, अब इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या है, अंग्रेजों ने सती प्रथा। सती प्रथा होता क्या, सती प्रथा ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी पति पत्नी का शादी हुआ, उसके बाद पति अगर मर जाता था, पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को पति के चिता पर बैठा के जिंदा जला दिया जाता था। ये था सती प्रथा। ये अंग्रेज के द्वारा बढ़िया काम किया गया कि इसको हटा दिया गया सती प्रथा को। न तो आज अगर सोच लीजिए एक महामारी आया कोरोना का, उसमें कितना लोगों का ना जाने मृत्यु हुआ। उसमें अगर मान लीजिए किसी का ऐसा भी था कि नया नया शादी होता था, सारा को कितना मृत्यु हुआ, तो अगर जितना का पति मरता जिससे शादी होता उस सभी को मतलब सती प्रथा के द्वारा उनके पत्नियों को भी जल जाना पड़ता जिंदा। सोचिए जिंदा चीता पर बैठा के जला दिया जाता था। भारतीय समाज में ऐसा एक नियम था सती प्रथा का, तो उसको अंग्रेज ने खत्म कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया किया अंग्रेज लोगों ने। आगे देखिए नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा क्या था, जैसे आप अभी देखते होंगे अपने समाज में कि जैसे कोई मन्नत मांगता है, कोई कुछ कहीं देवता का पूजा वूजा करता है तो वहां बलि देता है, मुर्गा का देता है, खस्सी पटरू का जो भी देता है वो बलि एक प्रकार का देता है। तो वही पहले था कि नर बलि मतलब कोई बच्ची लोगों को, नर मतलब समझते हो महिला, महिला लोगों को, जो बच्ची छोटी बच्ची रहती थी उन लोगों को जिंदा काट दिया जाता था, बलि दे दिया जाता था। वही था ये नर बलि प्रथा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, बाल विवाह। बाल विवाह में होता था कि जैसे अभी तो नियम बन गया है कि 18 साल या 21 साल लड़की का जब उम्र हो जाए उसके बाद शादी कराना है। तो पहले का जमाना में क्या था कि मतलब लड़की का 10 साल हो या 8 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, कोई मतलब नहीं है, सीधा शादी करा दिया जाता था। मतलब लड़की को बहुत प्रताड़ित किया जाता था बाल विवाह में ही, मतलब वो बच्ची ही जब रहती थी खेलने कूदने की उम्र में शादी करा दिया जाता था। ये था बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखिए विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया। विधवा पुनर्विवाह क्या था, जैसे पति पत्नी का था तो पति मर जाता था तो उनका पति पत्नी तो रह जाती थी,
तो पत्नी जब रह जाती थी तो पत्नी को फिर नियम था, अंग्रेजों ने लाया कि पत्नी को फिर से शादी करा दिया जा सकता है। और इसका भारतीय समाज के जो नागरिक लोग हैं वो विरोध करते थे कि नहीं, कैसे करा दिया जाएगा, पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। जब एक बार पत्नी का पति पत्नी में बंधन में बंध गई है तो उसका बाद आगे शादी नहीं होगा। तो इसका अंग्रेजों ने कहा कि नहीं होगा, तो अंग्रेजों ने इसका नियम लागू करा दिया। ये भी बढ़िया किया, कहा कि अगर मान लीजिए आप कोरोना में ही इतना लोगों का मौत हुआ, किसी का भी शादी उदी होता है तो इमरजेंसी मतलब पूरा यथी रहता है, तो पति पत्नी का शादी हुआ, 5 दिन भी नहीं हुआ, महीना दिन भी नहीं हुआ, और पति को मान लीजिए किसी कारण मृत्यु हो गया, तो पत्नी का तो जीवन पूरा ऐसे ही गुजर गया। तो उसका पत्नी का तो बहुत तो फिर मुश्किल दौर हो जाता है। पति पत्नी अकेले कैसे सरवाइव कर पाएगी जीवन को, तो उसी के लिए नियम था कि आप दोबारा भी शादी कर सकते हैं। पत्नी का यही था विधवा पुनर्विवाह। आगे देखिए अब क्या था, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। हड़प नीति था कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो क्या कहता था कि जहां का भी राजा कमजोर है, जैसे यहाँ पर क्या सतारा, अवध, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो जहां की राजा कमजोर है, जहां का राजा नागरिक सब कमजोर है, वहां को जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा सेना ले जाया जाता था युद्ध करके, और वहां के राजा को हटा के अंग्रेज लोग अपना शासन कर लेते थे। यही था हड़प, प्रशासनिक कारण में यही था, हड़प नीति बहुत था। और इसके कारण नाना साहेब को कहा गया कि आप मतलब युद्ध करके नाना साहब को हरा दिया गया। उसका जो वहां का जो नाना साहब का राज्य था, साम्राज्य था, वहां उन लोगों का साम्राज्य छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और नाना साहब को कहा गया कि आपको पेंशन दिया जाएगा। और ये कहा गया तो नाना साहब मान गए कि चलो पेंशन तो कम से कम मिलेगा जीने खाने का। अब बाद में जब सारा खत्म हो गया तो वो पेंशन भी बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये था हड़प नीति वाला। और जिसे सभी राजा विरोधी हो गए, सब राजा जितने भी राजा थे, जिनको राज्य छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये था प्रशासनिक कारण। अब धार्मिक कारण क्या था, सो देखिए 1813 में ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। तो 1813 ईस्वी में क्या था कि अंग्रेज लोगों, ईसाई, यहाँ तो भारत में हिंदू धर्म का काफी प्रचलित था, और वही 1813 ईस्वी में ईसाई लोगों का भी भारत आने का अनुमति दे दिया गया, और अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करने लगे, जिस कारण भारतीय समाज उसका विरोध करने लगे कि नहीं, कैसे हमारा भारत देश में यहाँ ईसाई लोगों का प्रचार प्रसार होगा। तो उसका कारण था, धार्मिक कारण यही था। और भी बहुत कारण था धार्मिक कारण का, लेकिन ये मुख्य कारण था ईसाई धर्म को भारत आने के लिए क्या अनुमति दे दी गई। उसके बाद देखिए तत्कालिक कारण क्या था, जो उस समय का, ये सब पहले का कारण था, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण और धार्मिक कारण। उस समय का मैन जो, जैसे होता है कि जो ज्वाला फूटता है, आग लगता है, कहां से, कि मैन कारण क्या था, तत्कालिक कारण उस समय का ये था, अंग्रेज ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लगा दिया। अब इसमें यह था सिस्टम कि जो बेस फील्ड राइफल था उसको हटा के अंग्रेजों ने ये नया वर्जन का थोड़ा राइफल था कि इससे एक बार में 2 गोली चल सकती थी, ये इनफील्ड राइफल। अब इसमें ये था सिस्टम कि इसका जो कारतूस होता था, अब फिर वहां देखिए राइफल लाया, तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों की दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सुअर की चर्बी लगा दिया जाता था। राइफल जो होता था उसको दांत से खींच के और उसके बाद उसमें लोड किया जाता था बंदूक में। तो उसी में जो था कि अफवाह वहां उड़ाया गया था कि जो हिंदुओं को दिया जा रहा है उसमें गाय की चर्बी, और हिंदुओं को लिए तो गाय माँ के समान होती है। तो वही था कि जो दिया गया, अंग्रेज ने दिया इनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस में इस्तेमाल किया गया था चर्बी, वो गाय का चर्बी लगा दिया था। फिर यहाँ पर मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल में कारतूस पर मतलब सुअर की चर्बी लगा दिया जाता था। अब यही अफवाह, लेकिन ये कहीं तक सच्चाई भी है कि ये सच बात भी हो सकता है कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बिना चल ही नहीं सकता था। और फिर लेकिन ये झूठ अफवाह उड़ गया था कि देखिए क्या,
अंग्रेज द्वारा दिए जाने वाले आटा जो अंग्रेज देते थे सैनिक को खाना पीने के लिए, उस आटा में गाय और सुअर का हड्डी के पाउडर को मिला दिया जाता था। ये झूठ बात था, लेकिन ये इसका जो चर्बी वाला है ये कहीं ना कहीं सच बात भी था कि मिला दिया जाता था चर्बी। उसके बिना बंदूक जंग पड़ जाता था, उसी के लिए चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। ये था उस समय के तत्कालीन कारण। और 1857 के क्रांति में फिर इसी के कारण काफी विद्रोह हुआ, पूरा घमासान विद्रोह हुआ। इसके कारण 1857 की क्रांति में आपको बस यही 5 कारण दर्शा देना है। आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का अगर आप लोग इतना लिख दीजिएगा, पूरा जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग इतना आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा 5 मार्क्स आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन 2016, 19 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि ये कोई भी क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सीधा अगला क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को संक्षिप्त वर्णन करें। अब इसको ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोगों का, 5 मार्क्स का। तो इसका भी हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने इसका शुरू किया था। और उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उसके बाद आगे देखिए, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी ने तो अनेकों आंदोलन, कितने सारे आंदोलन ने चलाए, लेकिन ये पहला उनका जन आंदोलन था। मतलब जन आंदोलन का मतलब भारत के सभी नागरिकों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा था। महात्मा गांधी इसका नींव रखे, लेकिन देखिए क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। मतलब पूरा देश की जनता अलग अलग जगहों से, पूरा जहां मतलब कोई एक जगह का, जैसे बिहार का कोई लीडर बना, वहां से पूरा जनता को एकत्रित करके वो लाया। सारा लोग भारत के असहयोग आंदोलन, बच्चा बूढ़ा सारे जवान सारे लोग ने असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक, भाग लिया। इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 में हुए नागपुर के अधिवेशन में मिली। जब जैसे कांग्रेस का होता है अधिवेशन, जैसे पहले दिसंबर में होता था, जनवरी में होता, बाद में भी चेंज करके जनवरी में किया गया। तो वही जब 1920 में नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, तो उसी समय असहयोग आंदोलन की पुष्टि मिल गई थी कि आप असहयोग आंदोलन मतलब कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। महात्मा गांधी ऐसे भी अहिंसा के खिलाफ रहते थे, वो हिंसा से लड़ाई लड़ना चाहते, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, कोई मारधार तरीका से ये नहीं लड़ाई करना चाहते थे। ये नरम दल के महात्मा गांधी थे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना था। गांधी जी ने लोगों से कहा वे अंग्रेजों के सरकार को किसी भी प्रकार का मदद ना करें। मतलब अंग्रेज के जो सरकार तो उसको किसी भी प्रकार का आप मदद ना करें। जैसे मदद में क्या होगा, जैसे आप फिर उसके कहने, गांधी जी के कहने पर लोगों ने नौकरियां, सरकारी नौकरियां छोड़ दी। जो अंग्रेज लोगों के पास नौकरी करते थे, उन लोग सारा नौकरी छोड़ दिया अपना, कि हम लोग को देश को आजाद कराना है। तो अंग्रेज सरकार को हम लोग ना नौकरी करेंगे, ना उनको लाभ होगा, ना कुछ होगा अंग्रेजी सरकार को। तो वही से नौकरियां भी सभी लोगों ने छोड़ दिए। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया। जितने भी विदेश से, जैसे कपड़ा बनता था विदेश से, बहुत सारा जो विदेश से सामान आता था उसका भी बहिष्कार किया। नहीं, हम अपना स्वदेशी अपनाएंगे, कोई हम विदेशी सरकार का सामान यूज नहीं करेंगे। तो वही लिखा है, बहिष्कार किया। छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। जितने भी छात्र थे वो सारा, अंग्रेज का जितना भी स्कूल प्राइवेट था, कॉलेज था, सारा स्टूडेंट लोगों ने भी स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया था। भी उसके बाद लोगों ने खादी पहनना शुरू किया। खादी का मतलब जैसे खुद का बनाया हुआ कपड़ा, जैसे गांधी जी का पहले चरखा से कपड़ा बनाते थे, तो वही उसी विधि द्वारा उसी को खादी कपड़ा उसी तरह बना करके लोगों ने फिर खादी पहनना शुरू कर दिया। और लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, खुद का विदेशी को बहिष्कार किया और खुद स्वदेशी को अपनाया। इस आंदोलन से लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ी। जैसे भारत गुलाम था तो इतना आंदोलन हुआ, इतना सारा कुछ किया गया, तो इस
आंदोलन से लोगों में देशभक्ति की भावना तथा स्वतंत्रता आंदोलन की नई ताकत मिली। एक नींव मजबूत किया गया कि अब हम आजाद हो सकते हैं। सारे लोग जब एक हुए, एकजुट होकर असहयोग आंदोलन का पूरा अंग्रेजी शासन के बहिष्कार किए, अंग्रेजी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से, कोई मारधार नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जब आंदोलन किए, सारा लोग आंदोलन में भाग लिए, तो यही स्वतंत्रता आंदोलन का एक नई ताकत मिली। यही इसका आप लोगों को लिखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्योंकि ये भी जो आप लोग का 2016, 2019, 2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को सीधा पूछ सकता है, सीधा पूछ सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं कि आप लोग के नहीं पूछेगा। अब हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर के तिलक का योगदान का वर्णन कीजिए। बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान था, क्या महत्व था बाल गंगाधर तिलक का, उसके बारे में पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन जो आप लोग का 2015, 18, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या बोल रहा है आंसर, हम लोग चलते सीधा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नेता थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने तथा राष्ट्र की भावना भरने तथा शस्त्र का परीक्षण देने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किए। और उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षा कहा। उसके बाद इसका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। मतलब स्वराज पूरा भारत, जैसे अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे ये। तो इनका कहना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब हमारा ही स्वराज है, हमारा ही भारत देश है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। फिर तिलक जी ने अंग्रेज के नीतियों को खुलकर विरोध किया, काफी प्रदर्शन किए, बहुत बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज के नीतियों को खुलकर प्रदर्शन किए तथा उनके विचारों को युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। उन्होंने लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। इसे देखिए बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए थे। और उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षा कहा था। और इसका जो नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस आंसर में आप लोगों का जो ये 2-3 पॉइंट है, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग अपने मन से भी अगर लिखना चाहते हैं तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग जरूर ऐड कीजिएगा, ताकि आप लोग का 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिलने की संभावना रहे। अब हम लोग इसके आगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। लोकतंत्र की कोई 5 विशेषता लिखिए। लोकतंत्र के आपको 5 विशेषता बताना है कि लोकतंत्र का 5 विशेषता क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन है 2016, 19 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कैसे पहले लिखना है। लोकतंत्र की कोई 5 विशेषताएं निम्नलिखित है, जो नीचे निम्नलिखित है 5 विशेषताएं। पहला, जनता की सत्ता। जनता की सत्ता होता क्या है, देखिए लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। जनता चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और सरकार का गठन करती है। जैसे चुनाव होता है, सांसद का होता है, विधायक का होता है, लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव होता है, तो जनता अपने से किसी भी व्यक्ति, किसी भी जो प्रतिनिधि जो खड़ा है उसको अपने से वोट दे सकती है और प्रतिनिधि सरकार का गठन कर सकती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता के इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा हितों के अनुसार नीतियां बनाती है। जैसे जो जनता को जरूरी होता है और जो जनता जो सरकार को चुनती है, उसको फिर सरकार को जनता के हितों के अनुसार, उसके जनता के जो हित है उसके अनुसार उनको नीतियां बनाना होता है। अब देखिए सेकंड क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। देखिए लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रणाली है, जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव मतदान का अधिकार मिलता है। यहाँ देखिए भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इसके में कोई भेदभाव नहीं होता है। आप किसी भी छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, आप किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो, आपका कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा और अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। मतलब जनता अपनी पसंद की सरकार चुन सकती है। आगे देखिए कानून की शासन।
लोकतंत्र के सभी नागरिक कानून के सामने बराबर होते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शासक हो या सामान्य नागरिक, कानून के से ऊपर नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और इस सभी को न्याय प्रदान करने का प्रयास करती है। देखिए इसमें क्या है, कानून का शासन में आप चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति हो, चाहे आप बड़े से बड़े जाति के हो, बड़े धर्म के हो, उसमें आपको कोई एथी नहीं है। सबके लिए कानून समान होती है, कानून से सब नीचे ही रहते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है कानून का शासन में। आगे देखिए क्या है, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता। इसमें लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार है। ये अधिकार नागरिकों को व्यक्ति विकास और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें देखिए अभिव्यक्ति की आजादी में आप कुछ भी, अभिव्यक्ति आपका खुद का आजादी है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं। स्वतंत्रता का समानता है सभी के बीच में, कोई भी जाति धर्म के लिंग स्थान के भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म को, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी धर्म को। उसके आगे शिक्षा का अधिकार, आप कहीं भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, चाहे आप भारत में रहे, चाहे दूसरा राज्य में जाए, कहीं से भी आप सारा शिक्षा का प्रदान कर सकते हैं। सबके समान अधिकार है। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी है तो उसको वहां का अधिकार, वहां वो शिक्षा जाके प्राप्त करेगा तो हम नहीं जा सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबका समान अधिकार है। आगे देखिए बहुदलीय व्यवस्था। लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था होती है जिससे अनेक राजनीतिक दल अपने विचार और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। इसमें जनता को विकल्प मिलते हैं, स्वस्थ प्रतिनिधि बनी रहती है जो लोकतंत्र प्रणाली का मजबूत बनाती है। जैसे इसमें देखिए बहुदलीय व्यवस्था में हो गया कि आपका कोई भी अलग अलग पार्टी के नेता लोग हैं तो वो लोग जो खड़ा होते हैं तो अपने विचार को रखते हैं कि हम विकास इस प्रकार करेंगे, तो दूसरा विपक्ष नेता वाला बोलता है कि हम विकास इस प्रकार करेंगे। तो नेता लोग अपना अपना दो पक्ष रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो उसमें जनता को इसमें चुनना होता है कि हम इसकी सरकार चुनेंगे, तो वही है बहुदलीय व्यवस्था। अब इस प्रकार आपका 4 क्वेश्चन हुआ, तो पार्ट 1 में हम लोग यहीं तक देखेंगे। पार्ट 2 जब नेक्स्ट आएगा उसमें भी हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सारा क्वेश्चन देखने वाला सब्जेक्टिव, और जितना बताएंगे उतना आप लोग जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। इसी से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए ये भी क्वेश्चन 2016, 2019 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं कि कोई और क्वेश्चन है। तो ये सारा आप लोग पढ़िएगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी नेक्स्ट आएगा आपको, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट जैसे हम इसमें पहले 3 आपका हिस्ट्री का बताए। जैसे आपका 10th है तो सोशल साइंस का एक ही एग्जाम होता है, तो उसमें हम 3 आपका हिस्ट्री का बताए, और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और फिर आगे नेक्स्ट 2 पॉलिटी का बताएंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का बताएंगे और एक इकोनॉमिक्स का बताएंगे, ताकि आप लोग का 10 का 10 कवर हो जाए और आप लोग का जो क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से रहेगा। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। बाकी बात जब पार्ट 2 आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, आप वो भी देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक जय हिंद।